Okay, now we are about to start with 12th physics, chapter number 3, page number 68. एंड अभी हम लोग किस पे हैं? 3.12.1. टॉपिक का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी या इमिशन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे डाल दिया. समझ में आया? इमिसिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. अब कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ पिछला जो हम लोगों ने पढ़े वो आपको बताने के लिए जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ. हम लोगों ने जब रेडिएशन पार्ट ऑफ केटीजी शुरू किए थे, ठीक है, उस टाइम पे मैंने बोला था एक ये मेटेलिक रॉड है और अगर इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी हम लोगों ने क्यू कंसीडर करे. ठीक है, तो ये हीट एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे, बाद में वो ट्रांसफ़र करेंगे यानी ट्रांसमिट करेंगे वो. ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन एब्जॉर्ब किए. एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोगों ने क्या किए थे? क्यू ए दिए थे, है ना. क्यू मतलब क्या? हीट, और ए बोले तो एब्जॉर्प्शन का सिंबल लिखे थे अपन ने, बराबर है. उस टाइम पे फिर हम लोगों ने लिखे थे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट, बराबर है, जो उसको प्रोवाइड की गई. तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. बस वैसा ही है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी. कैसा रहेगा? एकदम सिंपल है. देखो, इमिसिविटी है, जैसा एब्जॉर्प्शन था वैसा इमिसिविटी के लिए हम लोग ये लिखेंगे इज इक्वल टू. इमिशन मतलब क्या? टू रेडिएट यानी हीट एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर देना, सराउंडिंग में देना, बराबर है कि नहीं. तो याद रखो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ठीक है, ये ऐसा लिखे R अपॉन आर बी, ये इसका है. अब आप सोच रहे हो कि सर R अपॉन आर बी क्या है, कैसा आया, वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से है. समझ में आया? हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन में लार्जेस्ट अमाउंट यानी टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है, ठीक है, उसको नीचे रखे थे डिनोमिनेटर में, और जितना एब्जॉर्ब हुआ यानी कि जो भी एब्जॉर्ब हुआ होगा इससे कम ही होगा, कम वाले को ऊपर रखे थे. जैसे कि हम लोग को मार्क्स मिलते हैं 50 में से सपोज करो 40 मिले. समझ में आया? तो नीचे जो है टोटल अमाउंट रहता है और ऊपर जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं. ठीक है, अभी देखो ये कैसा आया, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ. कभी भी याद रखो इमिसिविटी को यानी कि लिखने के लिए कोएफिशिएंट रहा तो डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी टू क्वांटिटीज़. तो यहाँ पर बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी. ठीक है, ऑब्जेक्ट ए जो है ये ऑर्डिनरी बॉडी है. ऑर्डिनरी मतलब क्या? ब्लैक छोड़ के कुछ भी. और दूसरी जो है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ऐसा आप बोर्ड्स में P और B ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलाउड नहीं है, वो मैंने लिखा. समझ में आया? परफेक्टली ब्लैक बॉडी. अब आपको पता है कि और दोनों का सेम टेम्परेचर है. दोनों क्या है? सेम टेम्परेचर पर है. अब टेम्परेचर मतलब क्या? यानी कि हीट, यानी कि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं, या सेम अमाउंट है ना. समझ में आया? तुम बोलो दोनों में से कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा? डेफिनेटली परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी हीट. फिर हमारा ये रूल है, जो जितना एब्जॉर्ब करेगा वो उतना इमिशन करेगा. अरे बराबर है कि नहीं? जो जितना एब्जॉर्ब हम लोगों ने पढ़े थे, गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड इमीटर, हम लोगों ने कल के इसमें पढ़े थे. गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर. इसका मतलब ज़्यादा कौन एमिट करेगा? ये करेगा. एमिट करना मतलब रेडिएट करना. तो अगर मैं इसके रेडिएट करने वाले रेस को RB लेता हूँ, क्यों बी मतलब ब्लैक बॉडी, ठीक है, और इसको रेडिएट करने वाले को मैं नॉर्मल R ले रहा हूँ. क्यों? क्योंकि नॉर्मल बॉडी है. नॉर्मल बॉडी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग एक B लगा दिए. तुम लोग को समझ में आया? तो ज़्यादा कौन रेडिएट कर रहा है? ज़्यादा ब्लैक बॉडी. तो ये ज़्यादा क्वांटिटी है, ये कम क्वांटिटी, इसलिए बड़ी क्वांटिटी को नीचे और छोटी क्वांटिटी को ऊपर, और तब जाकर हम लोग बोलेंगे इमिशन या इमिसिविटी. बोलो समझ में आया? कोएफिशिएंट वर्ड आया तो याद रखना है आपको दो क्वांटिटीज कंसिडर करना है, जिसके अंदर बड़ी क्वांटिटी को नीचे रखना है और छोटी क्वांटिटी को ऊपर रखना है. यहाँ पर इमिसिविटी है. इमिसिविटी का दूसरा नाम है रेडिएंट, यानी कि जो रेडिएट होता है.
ठीक है, रेडिएट होता है। अब दो क्वांटिटी है, तो दो क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेंगे नॉर्मल बॉडी या ऑर्डिनरी बॉडी और एक लेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फिर हम लोग ये बोलेंगे कि दोनों सेम टेम्परेचर पर है। अगर सेम टेम्परेचर पे है तो दोनों हीट एब्जॉर्ब सेम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है और ये कम हीट एब्जॉर्ब करती है। जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी वो ज़्यादा एमिट करेगी। समझ में आया? इसका मतलब इसका आर बी बड़ा है इसलिए नीचे आ गया, इसका छोटा है इसके लिए यहाँ आ गया, ऊपर आ गया। बोलो समझा कि नहीं समझा? अब इसका जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है या डेफिनेशन दिया हुआ है पेज नंबर 68 पर। देखो पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी ई ब्रैकेट में स्मॉल ई दिया हुआ है ऑफ गिवन सरफेस इज। सरफेस क्यों बोला गया है? क्योंकि इमिशन सरफेस से होगा इसीलिए बोला गया है, ठीक है। इज द रेशियो, रेशियो मतलब क्या? अपॉन, इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर आर ऑफ द सरफेस ऑफ द क्या है, ऑफ द सरफेस टू द इमिसिव पावर ऑफ आर बी ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक सरफेस एट सेम टेम्परेचर। बस यही है इसके बारे में। इतना समझा कि नहीं समझा? समझा? इमिसिविटी स्मॉल ई से रिप्रेजेंट होता है इसलिए हम लोगों ने ये लिखे, ठीक है। अगर ये समझ में आया होगा तो इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। स्टार्ट। तो अभी हम लोगों ने इमिसिविटी का जो है फॉर्मूला देखे, ठीक है, विच इज़ बीन गिवन बाय स्मॉल ई। और आर जो है कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी का जो है रेडिएटेड हीट होता है और आर बी जो है ब्लैक बॉडी का होता है। बोलो समझा? समझा? अब हम लोग को यहाँ पर तीन कंडीशन, एज पर योर टेक्स्ट बुक हम लोगों को तीन कंडीशन दिया हुआ है, तीन कंडीशन दिया हुआ है। बस ये तीन कंडीशन देखेंगे, उसके बाद 3.12.1 ख़त्म हो जाएगा। तीन कंडीशन। सबसे पहला ये बोल रहा है कि मान लो, सपोज करो कि ये जो देखो इस फॉर्मूले में ये और ये कांस्टेंट ही रहेंगे। मतलब क्या? स्मॉल ई और आर बी कांस्टेंट रहेंगे। ऊपर की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्यों? डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट लिए। समझ में आया? क्योंकि ये हाईएस्ट रेंज एमिट करेगा तो इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि ऊपर की जो बॉडी है, एज्यूम करो, लेट जो है फर्स्ट बॉडी जो है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ही क्या है? ब्लैक बॉडी है। वो खुद ही क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसका भी जो रेडिएट करने की जो कैपेसिटी रहेगी वो आर बी से दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो इसका इमल्सिव क्या ये एमिसिविटी कैसे देंगे? तो एमिसिविटी, ये सही प्रोनाउंस किया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कैसा देंगे? तो इसको देंगे आर बी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है? आर बी इज इक्वल टू 1। कुछ समझा? हम लोग को यहाँ पर आर को जो है आर बी कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक कंडीशन दिया है कि सपोज करो दो ब्लैक बॉडी है, तो दो ब्लैक बॉडी है तो इसका भी रेट ऑफ एमिशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अगर सेम मटेरियल से उन लोगों को लैम्प ब्लैक से अगर दोनों को कोट किया गया है तो इसीलिए उसका ये ऐसा आएगा। कुछ समझा? अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है हम लोग को ये कंसिडर करना है कि हम लोग परफेक्टली या परफेक्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या? देखो मैंने बोला था ना कि हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव बॉडी अगर रही तो ये दूसरी कंडीशन है। अब रिफ्लेक्टिव बॉडी मतलब क्या? ये सरफेस है, इसके ऊपर हम लोग हीट दे रहे हैं, मगर ये हीट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है। सब क्या कर रहा है? सब ये याद रखो रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ अपने पास रख ही नहीं रहा है। ध्यान से सुनिए, एमिशन कब होगा? जब आप अमाउंट यानी सर्टन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, गर्म होंगे तो आप भाप को रेडिएट करेंगे। मैं लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, हीट की बात कर रहा हूँ। तो एमिशन के लिए, हीट एमिशन के लिए कंडीशन क्या है? पहला आप खुद गर्म हो जाओ, उसके बाद आपकी गर्मी जो है रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगी, तभी तो रेडिएंट हीट बोलेंगे। लेकिन ये तो गर्मी ले ही नहीं रहा है,
जैसे कि थर्मोकॉल ले ही नहीं रहा है, टकरा कर वापस आ जा रही है। अगर टकरा कर वापस आ रही है तो इसका जो R है वो रहेगा 0, R रहेगा 0, क्योंकि रिफ्लेक्ट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडिएशन दे ही नहीं रहा है, रेडिएट कर ही नहीं रहा है। इस बेसिस पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0/RB विच विल कम टू 0। अब E इज इक्वल टू 0 आएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है, हाथ हटा दो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है। मतलब क्या, जो भी हीट अमाउंट उसके ऊपर पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। एब्जॉर्ब नहीं किया तो गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो रेडिएट नहीं करेगा, रेडिएट नहीं किया तो R विल बी 0। R अगर 0 है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से R इज इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो 0 ऊपर आएगा और फिर 0। समझ आया? 0 नीचे आता तो इन्फिनिटी होता है मेरे ख्याल से, है ना, तो वो अलग बात है। तुम लोग को ये ओके फाइन। नाउ थर्ड कंडीशन जो दिया है, ठीक है, अंडर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन में जो थर्ड कंडीशन दिया है उसने बोला है कोई भी नॉर्मल बॉडी या ऑब्जेक्ट को आप जो है उसका इमिसिविटी निकालो, ठीक है। तो इमिसिविटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका R जो है R ही रहेगा, ठीक है, और ये अपॉन R भी। याद रखो ये फॉर्मूले में ये दो जन चेंज नहीं हो सकते, समझ आए, इन लोगों को नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये करेंगे, R रहेगा, R की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से कम है, तो कभी भी आंसर याद रखो पॉइंट में आएगा। इसलिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपर का क्या दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल 0.3 आया है, विदाउट एनी यूनिट 0.3 आया है। समझ में आ गया? तो इसका ये मतलब उसने बताया। तो तीनों एग्जाम्पल दिया। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए स्मॉल e यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन विल बी 1, ठीक है। हाँ, क्या परफेक्टली रिफ्लेक्टिव बॉडी के लिए विल बी 0, और उसके बाद जो भी रहेगा उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन 0 में आएगा। तो देखो आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि E जो है फॉर ऑर्डिनरी या नॉर्मल बॉडी के लिए E जो है विल बी ग्रेटर देन 0 लेकिन स्मॉलर देन 1, देखो ऐसा करके आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है, तुम लोगों को समझा कि नहीं? तो वो बोल रहा है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये कंडीशन मेट होती है, समझ में आया, लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए 1 रहेगा, और हाईली यानी परफेक्टली रिफ्लेक्टिव बॉडी के लिए जो है 0 रहेगा, और बाकी का इसके बीच में रहेगा 1 से कम, 0 से ज़्यादा। बस यहाँ पर ये ख़त्म हुआ है, तो हटा दूँ ये तो ईजी है बहुत, ये बुक में लिखा है, खैर। और ये इसने एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, CU कॉपर, ठीक है, आपने पढ़े थे, CU कॉपर दिया हुआ है, समझ में आया एग्जाम्पल। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3.13 किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। ये दोनों देखेंगे इंशाल्लाह, विच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 68। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ठीक है, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से एक फॉर्मूला बन रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है, इट इज नथिंग बट RB इज इक्वल टू R अपॉन A। ये इनके स्टेटमेंट के बोलने का एक्चुअल मतलब है, अभी कुछ भी नहीं समझेगा, पहला तो ये समझो ये सब है क्या। ए हम पहचानते हैं जब से रेडिएशन इस चैप्टर में शुरू हुआ है, तो ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, या अल्लाह, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सही है, ठीक है। दूसरा जो है R, ये क्या है, ये इमिसिव पावर है, ये इमिसिव पावर यानी हीट एनर्जी रेडिएट करने की कैपेसिटी या पावर, समझ में आया? तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, समझ में आया। लेकिन RB जो है ये क्या है, ये इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो याद रखो RB क्या है, ये इमिसिव पावर ऑफ, मैं ऐसा लिख देता हूँ PBB, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये समझ गया, इन्होंने ऐसा बोले, कुछ समझा? अभी इसको थ्योरेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं,
ठीक है, वो प्रूफ हम लोग बहुत छोटा है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखो। अब इस बेसिस पे ये आया कैसे मैं बताता हूँ। पहले इस बेसिस पे उन्होंने स्टेटमेंट क्या बोले हैं। इट इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 68 राइट हैंड साइड, चौथी लाइन देखो क्या बोला गया है। एट अ गिवन टेम्परेचर कॉमा, यानी जो भी टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, देखो रेशियो मतलब अपॉन आ गया, इमिसिव पावर मतलब क्या, आर आ गया, कैपिटल आर। इमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बराबर है ना, बॉडी, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर फॉर ऑल वेवलेंथ्स, फॉर ऑल वेवलेंथ्स। वेवलेंथ्स क्या बताता हूँ, इतना समझा तो आप लोगों को ये याद रखने का है, इतना समझा। अभी ये आया कैसा, एक शॉर्टकट में छोटा सा मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ, लेकिन प्रूव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तो वैसा करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको इधर ले लूँ, ए को इधर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। अरे है ना, आर, देखो ना, ए को इधर ले लिया, बी को, आर बी को इधर ले लिया, तो क्या बन गया, ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। मगर अब भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे कि E इज नथिंग बट आर अपॉन आर बी। अब भी देखो पेज पलटा कर देख लो, अब भी हम लोगों ने देखे थे आर अपॉन आर बी। ये आर क्या है, ऑर्डिनरी बॉडी का रेडिएंट यानी हीट एमिट करने का है, और ये क्या है, ये ब्लैक बॉडी का, तो ये E है। उस बेसिस पे क्या हो गया, A इज इक्वल टू E। समझ में आया। और यही हम लोगों को प्रूफ करना है, A इज इक्वल टू E। देखा जाए तो ये अब भी हो गया, लेकिन आपके बुक में थोड़ा लेंथी बताया है, तो वो भी करके देख लेंगे। तुम लोग को समझ में आया। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको ये भी प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, समझ में आया, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड। यानी वो बॉडी जो गुड एब्जॉर्बर है, वो बॉडी गुड एमिटर भी है। तो देखा जाए तो क्रिचॉफ्स जो है वो इसके ज़रिए से ये बात को भी सपोर्ट कर रहे हैं या प्रूव कर रहे हैं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, उनके एक नहीं दो स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो थोड़ी अगले उसमें दिया है, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, ऊपर से चौथी लाइन देखो, फॉर अ बॉडी एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन in thermal equilibrium the emissivity is equal to its absorption। उसका मतलब क्या है, वो ये और यही है। अगर वेवलेंथ के हिसाब से बात करें तो उसने बोला है इसको ऐसा लिखेंगे लैम्डा, इसको ऐसा लिखेंगे लैम्डा, बस इसके बीच में खाली लैम्डा डाल दिया हम लोगों ने। अब लैम्डा क्या होता है पता है आप लोगों को, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है वेव के अंदर, हाँ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक डायग्रामेटिकली ऐसा बता देता हूँ। सपोज करो ये मीन पोजीशन है और ये इस तरीके से वेव्स बन रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा। ये क्रिस्ट के लिए, ये ट्रफ के लिए, बोलो समझा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं आप लोगों को, इसको बोलेंगे वेवलेंथ। तो ये क्या हो जा रहा है कि जब हीट हमारे पास रेडिएट होती है या आती है या हमारे से निकलती है, वो वेव फॉर्म में निकलती है। तो जब एब्जॉर्ब किए तभी भी वेव फॉर्म में एब्जॉर्ब किए, जब रेडिएट किए तो उतना ही वेव फॉर्म मतलब रेडिएट किए। इसीलिए ये दोनों को वेव फॉर्म में भी बता सकते हैं, ऐसा भी। तो लोगों को समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए। निचोड़ इस बात का, यानी कि किरचॉफ्स लॉ का निचोड़ क्या मैं बोल रहा हूँ कि वो ये फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया है, और इस फॉर्मूले के बेस पे उन्होंने क्या बोले हैं कि भाई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय द बॉडी। ये बात को भी उन्होंने सपोर्ट की है। इतना समझा, ठीक है। अभी इसको थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे। शट डाउन। वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। उसके लिए पहले हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कंसीडर किए। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट बी।
इन लोगों के ऊपर, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे क्या है, दोनों भी क्या है, सेम टेम्परेचर पे है। अगर सेम टेम्परेचर पे तो अमाउंट ऑफ हीट इन लोगों के ऊपर जो आ रही है वो क्यों रहेगी, Q1 Q2 नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है। डेफिनेटली ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ठीक है, लेकिन ये बॉडी बी है, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। समझ में आया? अब ये हीट रेडिएट करेगी क्योंकि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका रेडिएशन हम किससे मानेंगे, RB से मानेंगे। ये भी हीट रेडिएट करेगी लेकिन इससे कम, इसको हम लोग R मान रहे हैं। अरे समझ रहा है कि नहीं? अमाउंट ऑफ हीट जो है इसने एब्जॉर्ब की है, ठीक है, ये बॉडी ने एब्जॉर्ब की है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, QA। ये समझा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रूव द किरचॉफ्स लॉ, A इज इक्वल टू E, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड और एमिटेड। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बॉडी को हम लोगों ने कंसीडर किए, बॉडी ए बॉडी बी, ठीक है, दोनों भी सेम टेम्परेचर पे है, तो दोनों को हीट क्यों मिलेगी, Q1 Q2 नहीं मिलेगी, क्यों मिलेगी, इधर भी क्यों मिलेगी, इतना समझा। लेकिन दोनों को हीट, दोनों की रेडिएट करने की जो पावर है वो अलग अलग है, तो ब्लैक बॉडी के लिए RB है, नॉर्मल बॉडी के लिए R है। जो एब्जॉर्ब किया वो Q है, इधर पे चाहे तो आप Q भी डाल सकते हैं, हाँ, लेकिन QB का इस्तेमाल नहीं है इसलिए नहीं लिया। इतना समझा? आपको ये सारा गिवन, मेरा सब कुछ गिवन लिखना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स। बोलो समझा? अरे यार पहला ये लिखना, पहला ये लिखना, A इज इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अरे नहीं, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। B इज इक्वल टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब Q क्या है, फिर ये तीसरा ये लिखना, पहला ये लिखना, दूसरा ये लिखना, तीसरा ये लिखना, ठीक है। चौथा क्या लिखेंगे हम लोग, चौथा लिखेंगे RB इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय PBB, ठीक है। पांचवा लिखेंगे क्या, R इज इक्वल टू अमाउंट, बॉयज लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ऑब्जेक्ट A। मैंने A लिखा खाली, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट A, या ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, QA, A छोटा रहेगा पैर के पास, इज इक्वल टू वॉट, QA क्या है, QA अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, SORBD, एब्जॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट A। इतना तो भी आपको लिखना है किरचॉफ्स लॉ को प्रूव करने के लिए। स्टार्ट, ठीक है। अभी इसके लिए, इसके बाद ये सब लिखने के बाद अब हम लोगों को क्या लिखना है, नाउ वी हैव टू राइट, ठीक है। अब देखो, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये, एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये, एमिटेड। अरे बोलो सही है क्या नहीं, ये होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब क्या है इसके पास, अरे ये एब्जॉर्ब किया कि नहीं, तो हम लोग ये लिखेंगे Q, और अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड, एमिटेड मतलब क्या, रेडिएटेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विल बी गिवन बाय R, और ये देंगे B। इतना समझा? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। बोलो इतना समझा? अब सेम चीज़ फॉर ऑर्डिनरी बॉडी या फॉर ऑब्जेक्ट A, समझ में आया? फॉर ऑर्डिनरी, मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट A लिख देते हैं क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्ट A यहाँ डिफाइन किए हैं, ठीक है। फॉर ऑब्जेक्ट
ए, ऑब्जेक्ट ए, क्या बोलेंगे हम लोग? वही चीज़, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। तो लोग समझ रहे हैं अपन ने ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में है कि जो बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगी वो उतना गर्म होकर उतना ही रेडिएट करेगी। गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड रेडिएटर। उस बेसिस पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो आप सोच रहे कि सर अचानक ये आया कहाँ से? समझ में आया? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब क्या रहेगा? तो याद रखो ये है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बाय ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। इसने क्या रेडिएट करा? क्या रेडिएट किया? इसने रेडिएट किया आर। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। एक मिनट, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, क्यू ए है। ये ज़रा करेक्शन कीजिए प्लीज़, क्यू ए है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। सो सॉरी, ये ऐसा है, ठीक है। अब उस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? बराबर है, ए को इधर रखेंगे, ठीक है। उस बेसिस पे देयरफॉर ए इज इक्वल टू आर अपॉन क्यू। ये एक ले लो, इसको नहीं इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको नहीं इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये ऐसा कर दो। इसके बाद हम लोग फॉर ऑब्जेक्ट ए, फॉर, और ये लास्ट है, ये तीसरा है, उसके बाद सबको मिक्स कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। फॉर ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए क्या बोला जा रहा है? फॉर ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, हाँ, फॉर ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या दे सकते हैं हम लोग? तो देखो, फाइन, ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू ए। ये हम लोगों ने एकदम शुरुआत में पढ़े थे जब रेडिएशन का हम लोग पढ़ रहे थे, ये हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़े थे। उस बेसिस पे अगर मैं इसको इधर फेंकता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू ए इज इक्वल टू ए, यानी क्यू और ये ए। कुछ समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आए, क्यू ए ऊपर था, क्यू नीचे था, तो इसको यहाँ फेंके, ये लेकर आए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 प्लीज। ये आर बी स्टार्ट। अभी ये जो था हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, जो मैंने अभी वाइप आउट कर दिया, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर लिखा हूँ। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो जा रहा है, एकदम सिंपल है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है, ये ऐसा लिखो, वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 के अंदर अगर हम लोग ये वैल्यू डालते हैं तो देखो हम लोगों को क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। ये हम लोग को मिला, बहुत घुमा फिरा के ये हम लोग को मिला, मगर आर अपॉन आर बी इज नथिंग बट ई, तो इसीलिए ए इज इक्वल टू ई। बस ये प्रूव हो गया। वो पहले भी इजीली प्रूव हो गया था, मगर यहाँ पर बहुत घुमा के पूरा ये डिफाइन करते हुए गया है। हुसैन कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज़, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये a इज इक्वल टू ई, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। विद दिस आई एंड अप विद माई टुडेज लेक्चर।